वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों मैं मुकेश सिंह। दोस्तों एक या दो नहीं बल्कि तीन गुड न्यूज आई हैं और दोस्तों जिसके कारण मार्केट काफ़ी तेज़ी से भागा है, जिसकी बात हमने पिछले 2 दिन के पहले ही वीडियो में किया था कि 6 जून को आरबीआई के रेट कट की बात यानी न्यूज आने वाली है। लोगों ने तो उम्मीद 25 बेसिक पॉइंट की लगाई थी, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा 50 बेसिस पॉइंट का कट दे दिया है आरबीआई ने। और दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को तो एकदम खुश कर दिया है। दोस्तों होता क्या था कि पहले जितने भी बैंक हैं उनको CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता था। कितना रखना पड़ता था? 4% रखना पड़ता था, लेकिन उसको घटा करके 3% कर दिया गया, यानी 1% पैसा बैंकों का फ्री हो गया। ये आप समझ लीजिए 1% कुल है 2.5 ट्रिलियन पैसा है। अब इस पैसे का क्या होगा? ये पैसा बैंकों को अपने पास रिजर्व कैश के रूप में नहीं रखना पड़ेगा। इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोगों को सस्ता लोन देंगी बैंक। दोस्तों लोगों की EMI सस्ती हो जाएगी, होम लोन और रियल एस्टेट में काफ़ी जंप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सभी न्यूज़ को डिटेल में बात करते हैं। यार दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है रिसर्च करने में, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो वीडियो आप प्लीज़ आप लाइक कर दिया कीजिए और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट पूछ सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ पे वापस आते हैं। देखिए दोस्तों इस समय हिंदुस्तान जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, इसकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों जब भारत में महंगाई की दर आई थी तो काफ़ी कम महंगाई की दर आई थी, तो लोगों को उम्मीद थी कि अब लोन सस्ते होंगे, यानी ब्याज दरों में कटौती होगी, जिससे लोगों को आसानी से पैसा मिलेगा। और लोगों भाई जब देखिए EMI सस्ती होगी, सस्ता लोन होगा, तो जब सस्ती EMI होगी तो लोग जो भी कमाते, मान लीजिए महंगी EMI होती तो उनका सारा पैसा EMI में चला जाता है, तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं। लेकिन अब लोगों के पास जब पैसा बचेगा तो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ करना है? म्यूचुअल फंड में। अभी कंप्लीट जानकारी बता रहे हैं। अब ऊपर से दोस्तों वो कौन कौन सी गुड न्यूज है ये तो हम लोगों ने जान लिया। पहला क्या है? आरबीआई ने रेट कट किया है। कितना? 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद थी लोगों को, लेकिन सीधे सीधे 50 बेसिस पॉइंट का कट कर दिया और बैंकों को तो 100 बेसिस पॉइंट का कट यानी 1% ही पूरा छूट दे दिया। अब देखिए दोस्तों भारत की जो पावर है पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान को चाइना ने चाहा कि पाकिस्तान के थ्रू भारत में कुछ यहाँ पे माहौल खराब किया जाए, लेकिन दोस्तों वो चाल काम नहीं है, बल्कि इसका पाकिस्तान को भी खामियाजा भुगतना पड़ा और चीन को भी खामियाजा भुगतना पड़ा, और पाकिस्तान से ज़्यादा तो चीन का नुकसान हो गया। फिर आप सोचेंगे सर भारत ने तो चीन का कुछ किया नहीं, तो चीन का कैसे नुकसान हो गया? भाई जो पाकिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 लगा हुआ था वो पूरा चीन का लगा हुआ था, और चीन के पास पूरा अफ्रीकन कंट्रीज कई देशों का ऑर्डर लगे हुए थे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि उनका सस्ता था। सारा का सारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि चीन का एयर डिफेंस सिस्टम किसी काम का नहीं है। तो भारत ने तो पाकिस्तान का नुकसान किया ही, लगे हाथ चीन का भी मिट्टी पलीत कर दिया। अब देखिए दोस्तों अब पूरी दुनिया, भारत जब तरक्की कर रहा है तो कोशिश में लगी हुई है कि भारत की तरक्की रुके, और पाकिस्तान और बाकी जो लोग भी, जो देश भी भारत को पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे देश हैं, तो वो चाहते हैं कि भारत में की निगेटिविटी फैलाई जाए। तो दोस्तों हर साल एक मीटिंग होती है G7 ग्रुप वालों का, जिसमें कि सिर्फ सबसे ज़्यादा ताकतवर अमेरिका ही है, बाकी सब तो उसके पिछलग्गू हैं। तो दोस्तों उसमें भारत को हर साल स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। हालांकि भारत उसका मेंबर नहीं है, लगातार 7वीं बार भारत को बुलाया गया है। और मज़े वाली बात है कि जब ये खालिस्तान समर्थक जब कनाडा से भारत के बारे में अलगाववाद की बात कर रहे थे, जिनको वहाँ के PM जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट कर रहे थे, दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने भारत से अपने कनाडा का संबंध खराब कर लिया, अपने राजदूत भी बुला लिए। लेकिन दोस्तों जब वहीं पे मीटिंग होनी है तो पाकिस्तान के सभी मीडिया हाउस आर्टिकल छापना शुरू कर दिए, और ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट छापना शुरू कर दिया कि अब की बार भारत को नहीं बुलाया जाएगा। इन लोगों ने सोचा कि जब कनाडा से रिश्ते खराब कर लिया ट्रूडो ने, तो
भारत को नहीं बुलाया जाएगा तो भारत की बेइज्जती हो जाएगी कि हर बार तो भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाते थे, अब की बार नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि होस्ट तो कनाडा ही है। लेकिन दोस्तों इन लोगों की न्यूज धरी की धरी रखे, 4-5 दिन पहले से प्रोपोगंडा फैला रहे, भारत की इमेज डाउन करने में लगे थे। लेकिन दोस्तों कनाडा के जो लेटेस्ट वाले पीएम है मार्क कार्नी खुद हमारे देश में फ़ोन किया प्रधानमंत्री जी को और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्लीज़ आप आइए, हम लोग भारत के बिना ये मीटिंग को सफल नहीं बना सकते। फिर आप सोचेंगे भारत मेंबर भी नहीं है और ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि भारत के बिना मीटिंग सफल नहीं। दोस्तों पूरी दुनिया में बात है पैसे की। G7 कंट्रीज में तो कहने के 7 देश है लेकिन कोई पैसे वाला, कनाडा हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। दोस्तों ये सब देश इकोनॉमिकली धीरे धीरे लगातार इनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। दोस्तों यहाँ तक कि अमेरिका भी उतनी तेज से तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों अगर उसमें कुछ जैसे कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में सभी गरीब लोग पार्टी कर रहे हैं, एक आध लोग हैं, लेकिन एक आध को पैसे वाला बुला लेते हैं तो पार्टी की शोभा अलग बढ़ जाती है। दोस्तों भारत है अमीर, है ना। अब देखिए भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आ गया, जर्मनी जस्ट ही पीछे जाएगा, भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा और दूसरे नंबर पे चीन है और चीन पीछे छोड़ देगा अमेरिका को। तो आप कहेंगे सर G7 ये लोग तो पैसे वाला ग्रुप बनाए हैं लेकिन पैसे वाला उसमें कोई बचेगा नहीं। दोस्तों क्योंकि भारत, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका ये सब लोग मिलकर जो ब्रिक्स बना लिए हैं, इनका पावर G7 से ज़्यादा हो जाएगा आने वाले में। और कहीं अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो गई तो डॉलर की वैसे मिट्टी पलीत हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका चाहता है, भारत से बार बार बोल रहा है कि आप लोग प्लीज़ ब्रिक्स करेंसी को सपोर्ट मत करिए। तो थोड़ा उनका मन रखने के लिए हमारे विदेश मंत्री को कहना पड़ा कि हम लोग ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में नहीं हैं। अब दोस्तों अब देखिए ये सारी जो न्यूज आ रही है, भारत का दबदबा है। अब मोदी जी वहाँ पे जाएंगे तो पूरा सफा, अभी तक तो हमारे देश के जैसे शशि थरूर हो गए, ओवैसी हो गए और कांग्रेस के लोग सभी देशों में जा करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे थे कि हमने किस प्रकार से पाकिस्तान की मिट्टी पलीत किया, वहाँ आतंकवादियों को सफाया किया है बिना किसी सिविलियन और बिना किसी सेना को ठिकानों को नुकसान पहुंचा। भारत दोस्तों चाहता जब वहाँ पे पाकिस्तान के पीक पॉइंट पे जहाँ जहाँ आतंकवादी थे वहाँ अगर ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर सकता है, तो भारत अगर चाहता है कि पाकिस्तान का जहाँ आर्मी के हेडक्वार्टर है और जहाँ इनका गोला बारूद रखा है, जहाँ इनका सिस्टम है, वहीं कर देगा तो पाकिस्तान तो ऐसे ही लूला लगड़ा हो जाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, उनको समझने दिया कि हम अगर जहाँ चाहेंगे वहाँ अटैक कर सकते हैं तो तुम्हारा कोई ठिकाना हमसे बच नहीं पाएगा। दोस्तों इसीलिए देखेंगे भारत में जितनी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक है एकदम बूम पे चल रहे हैं। अब दोस्तों आरबीआई ने रेट कट किया, इससे रियल एस्टेट का बिजनेस आप देखिए कितना तेजी से बूम करेगा। दोस्तों सारे बिजनेस एक दूसरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डिफेंस के साथ बाकी बिजनेस जुड़े हैं, रियल एस्टेट के साथ। अब रियल एस्टेट अगर ग्रोथ करेगा तो रियल एस्टेट जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें कितने सारे आइटम लगते हैं, कितनी सारी उसमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो साथ ही साथ सबके बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। भाई कोई घर बन रहा है तो क्या उसमें सिर्फ एक ही तो आइटम लग रहा है, दुनिया भर की चीज़ें, घर से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं सब के रेट एकदम आसमान पे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों होम लोन सस्ता हुआ है तो उससे संबंधित सभी बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों पूरे भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग पैसे के इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी बात है, समझ लीजिए कि इसी की वजह से मार्केट देखिए 1% भाग गया। अब दोस्तों बात तो ये हो गई कि मार्केट न्यूज आया भी तो शुक्रवार को आया, अगर ये न्यूज एक दिन और पहले आता तो मार्केट अगले भी दिन देखते कि आप बहुत तेजी से भागेगा। अब अगर मार्केट सोमवार को खुलेगा तो आप देखेंगे लगातार पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों भारत पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ ताकत बन रहा है। अभी तीसरे नंबर पे आने तो दीजिए, तो सिर्फ 2 ही देश सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, एक चीन एक भारत। और दोस्तों चीन से भी ज़्यादा भारत तरक्की कर रहा है, क्योंकि जो चीन में तरक्की हो चुकी है अभी भारत में होनी बाकी है। दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका रिपोर्ट निकालता है कि पूरी एशिया में सबसे तेजी से अगर कहीं का मार्केट भाग रहा है तो वो भारत का भाग रहा है। अब दोस्तों पूरी दुनिया के जो पैसे वाले हैं अपना पैसा भारत में लगा रहे हैं, काहे के लिए? कमाने के लिए। भाई अमीर इंसान के यह दुख होता है कि मेरे पास तो पैसा बहुत है लेकिन पैसा कहाँ लगा दें कि हमको अच्छा खासा रिटर्न मिले। ये समस्या पूरी दुनिया के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग
एफआईआई के माध्यम से भारत के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और हम भारतीय सट्टेबाजी में पैसा लगा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर रियल वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? मैं कभी भी डायरेक्ट मार्केट में नहीं बताता कि आपको इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। अगर कभी कहा भी होगा तो हमने बोला होगा जो अच्छी कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां, उसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। वो भी किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो ईएमआई सस्ता हुआ है तो जितने भी सस्ते बिजनेस हैं, अभी तक जो सस्ते सस्ते छोटे छोटे बिजनेस थे, इनको ज़्यादा लोन मिलता ही नहीं था। लेकिन अब दोस्तों, आरबीआई ने जो रेट कट किया, इससे सबसे ज़्यादा जो लोन अगर किसी को मिलेगा, सबसे ज़्यादा सस्ता अगर लोन मिलेगा तो जो सस्ते बिजनेस हैं, छोटी कंपनियां हैं, इनको मिलेगा। तो दोस्तों, जब इनके पास पैसा आएगा तो अपना कारोबार बढ़ाएंगे, रिसर्च बढ़ाएंगे, मार्केटिंग बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, तो स्वतः ही इनका बिजनेस बड़ी तेजी से भागेगा। वो बात अलग है कि अभी जब रेट कट हुआ तो सबसे ज़्यादा जो लार्ज कंपनियां वही भागी, लेकिन इसका फायदा तुरंत ही थोड़ी समझ में आएगा भाई। अभी उनको पैसा मिलेगा तब ना वो भागना शुरू करेंगी। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, ये भी मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क शॉर्ट टाइम के लिए है। लॉन्ग टर्म में भारत के मार्केट में म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं है। आप लगाइए तो 10 से 15 साल का टाइम तो दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना स्मॉल कैप में 50 से 60% आप अपना पैसा लगाइए। अगर जैसे 1 लाख रुपया लगा रहे हैं तो उसका 60-65 हज़ार रुपया स्मॉल कैप में लगा दीजिए। फिर 20 से 25%, 30% मिड कैप में, और फिर 10 से 15-20% लार्ज कैप में। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी भी इसी, जैसे मान लीजिए आप 10,000 के एसआईपी चालू करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं किसी एक ही फंड में कभी भी नहीं करना चाहिए। आप 10,000 के एसआईपी एक ही फंड में चालू कर दिए हैं, वो फंड नीचे जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे, नीचे जा रहा, बाकी के फंड तो ऊपर जा रहे हैं, क्या करें? उसी पैसे का 3-4 फंड में आप कर दीजिए। 2,000 रुपये लार्ज कैप में लगाइए, 3,000 रुपये उसमें लगाइए मिड कैप में, और 2,500 रुपये की स्मॉल कैप में तो एसआईपी कर दीजिए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, कोई एक सेक्टर रुपये, कोई एक सारा आपका बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा। और कंपनियों का चुनाव कैसे करना, हमने कई बार आपको बताया है कि प्रतिष्ठित और नामी कंपनियों में ही आप करेंगे, जो लगातार फेमस बनी हुई है। किसी भी आप प्लेटफॉर्म्स करेंगे। और हाँ, कल ही हमने बताया था ना, पिगी वाला प्लेटफॉर्म हाउस बंद हो गया है, तो उसमें दोस्तों हमने वो पिगी को हमने फार्म वो बोल दिया था, सॉरी, हमने पिगी को, वो एक प्लेटफॉर्म है, हमने उसको एक फार्म हाउस बोल दिया, तो वो फार्म हाउस नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, वहाँ बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर हमारी जो एसआईपी है बंद हो जाएगी कि जारी रहेगी। देखिए, अगर आपकी एसआईपी डायरेक्ट मिडवे वाले थ्रू में होती थी तो आपकी जारी रहेगी। अगर उस प्लेटफॉर्म यूपीआई के थ्रू होती थी तो आपकी बंद हो जाएगी। और ज़्यादातर उसकी जो 15 जून तक एसआईपी बंद हो जाएगी, पिगी जो प्लेटफॉर्म है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म चुनना है ये एसआईपी करने के लिए। प्रतिष्ठित में 3-4 बढ़िया बढ़िया हैं, वैसे तो आपको हज़ारों मिल जाएगा, दुनिया भर के प्रचार आता रहता है, ये वो, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा उनका। तो प्रतिष्ठित में आपका जैसे जीरोधा का हो गया, ग्रो का हो गया, एंजल वन को हो गया, अप स्टॉक होगा, इन्हीं में से किसी एक को आप कर लीजिए। और म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हमें या तो देखने को मिलती हैं, हम तो म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो का इस्तेमाल, हालांकि हमारे पास 2-3 डीमेट अकाउंट है, लेकिन मैं ग्रो को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अब ग्रो में यार दुनिया भर की रिसर्च वो लोग खुद ही करते हैं, टॉप म्यूचुअल फंड खुद ही वो शो करते रहते हैं, आपको कुछ करना भी नहीं है। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए और लगातार आप उसमें पैसा डालते जाइए। और भाई एक सज्जन कल हमसे पूछ रहे हैं, सर हमको एसआईपी नहीं करना है और सिर्फ हमको लमसम करना है। तो हमने उनको बताया, भाई देखिए, लमसम और एसआईपी, लमसम में क्या होता है, आप एक मुश्त पैसा डालते हैं, और एसआईपी में आपके हर महीने होता है। तो अगर आप छोटा अमाउंट डालना चाहते हैं, 10,000 5,000 शुरुआत करना चाहते हैं, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। 10,000 15,000 उसी से आप 2-3 फंड चुन लीजिए, उसमें पैसा आप डालिए। एसआईपी से क्या होता है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहता है, सस्ते में भी खरीदा महंगे में भी खरीदा तो आपको बीच का रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलता रहेगा, तो आपका उसमें हमेशा फायदा ही होगा। लेकिन लमसम के लिए क्या, फिर आप इंतजार करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप उसको 2-3 स्टेप में कर दीजिए। मान लीजिए आप 10 लाख इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो अब तो मार्केट देखिए लगातार 26,277 से 22,000 पाया था, फिर 25,000 क्रॉस कर दिया। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा।
आप पूरा एक बार पैसा ना लगाइए, लेकिन हाँ जब भी थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट हो तब भी लगे। मार्केट लगातार ऊपर नहीं जाता, वो गिरते 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 आखिर में ऊपर ही जाता। और हिंदुस्तान का मार्केट दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। हिंदुस्तान डिजिटल पेमेंट में पूरी दुनिया का लीडर बना हुआ है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला देश है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इनोवेशन होगा। रेल, सड़क, पुल, नेटवर्क, हाईवे सब कुछ सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगा? हिंदुस्तान में। सबसे ज़्यादा पब्लिक, सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे सस्ती लेबर, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी ना टिम कुक को नहीं रोक पाए, जो कि एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ से 4-5 गुना महंगा हो जाएगा तो कोई एप्पल लेगा? कोई नहीं लेगा। तो दोस्तों भारत की ताकत को पहचानिए, अपने देश को सपोर्ट करिए। और आप मार्केट के साथ अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आप भी म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। हमने कई बताया है, बस आपको कोई न कोई एक ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद म्यूचुअल फंड शुरू कर देना। तो दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, वही लोग होते हैं, मेरा उनको तहे दिल से धन्यवाद जो मेरी वीडियो आखिरी तक देखते हैं। और उनका कोई प्रश्न आता है, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर की लिस्ट हमेशा देखता रहता हूँ, उनका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और उनका कोई अच्छा प्रश्न होता है उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।